हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल का चैप्टर नंबर 5 जल। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, वो था वायु। तो जल के बारे में अगर हम बात करें तो जल के बारे में जब भी कभी आप सोचते होंगे तो हमारे दिमाग में हमेशा बातें आती हैं कौन सी, जैसे कि नदी, झरने, वर्षा की रिमझिम या नल। जब जल के बारे में बातें करने पर ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं तो इनमें सबसे जो मुख्य बात है वो होती है वर्षा। लेकिन वर्षा से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर जल कितना है और कौन से रूप में है, कौन से जल को हम यूज कर सकते हैं और कौन सा जल हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें वर्षा के बारे में तो जब पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी की वजह से जल का वाष्पन शुरू हो जाता है और जब वाष्पन होकर के जल ऊपर की तरफ उठता है भाप बन के, तो जब वो भाप ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है तो संघनित होकर के वो बादलों का रूप ले लेती है और यहीं से यह वर्षा या फिर हिम यानी कि जो ओले पड़ते हैं या फिर सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे आ जाता है। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो पानी नीचे है जमीन पर है वही पानी वाष्पित होकर के संघनित होकर के फिर से जमीन पर आ जाता है, बस जगह बदल जाती है। हो सकता है कि जिस जगह पर आज हम हैं वहाँ का पानी वाष्पित होकर के किसी दूसरी जगह पर बारिश हो और किसी दूसरी जगह का पानी वाष्पित होकर संघनित होकर हमारे यहाँ पर बारिश हो। तो कहने का मतलब है कि जितना जल स्टार्टिंग में था पृथ्वी पर उतना ही जल हमेशा रहता है, बस वो जल चक्र के माध्यम से वायुमंडल में ऊपर उठता है और नीचे वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। अब अगर बात करें अलवण जल की, अलवण जल यानी कि वह जल जिसमें नमक होता है, तो वह जल जिसमें नमक नहीं होता है। तो अलवण जल उसके मुख्य स्रोत कौन से हैं, जैसे कि नदी, ताल और कुछ सोते होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, और हिमनद यानी कि ग्लेशियर। तो ये वो इन सभी जगह से वो जल निकलता है जो मनुष्य अपने यूज में ले सकता है। और जो महासागर और समुद्र का जल है वो लवणीय होता है। लवणीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें अधिकांश नमक या फिर सोडियम क्लोराइड या जो खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है वो उसमें मिला हुआ होता है। तो इस तरीके से वो जल लवणीय होता है। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है जैसे ये जलाशय में पानी भरा हुआ है, इसका बाष्पीकरण होता है सूर्य की गर्मी की वजह से। बाष्पीकरण होकर के ये ऊपर उठता है, यहाँ पर जाकर संघनन हो जाता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में, और यह वर्षा के रूप में नीचे गिरता है पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के ऊपर और जमीन के ऊपर। पहाड़ों से बह के फिर से यह जलाशय में आ जाता है। इस तरीके से जल चक्रण चलता रहता है। पृथ्वी पर कुछ जो विश्व में पूरी पृथ्वी पर कुछ प्रमुख जो समुद्र, झीलें और नदियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका से तो उत्तरी अमेरिका में जैसे ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, सुपीरियर झील, मिसिसिपी नदी, कैरिबियन सी, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। अफ्रीका में नाइजर नदी है, नील नदी है, कॉन्गो, विक्टोरिया झील, ऑरेंज नदी और भूमध्य सागर। इसी तरीके से अगर भारत के पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के पास है और डार्लिंग नदी। इस तरीके से कुछ जो प्रमुख ये जो समुद्र, झीलें और नदियां हैं वो यहाँ पर मानचित्र में आपको दिखाई गई हैं। अभी बात करते हैं जल के वितरण के बारे में कि आखिर पूरी दुनिया में जल है कितना हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वी की जो सतह है वो जल से 3/4 ढकी हुई है, बाकी के 1/4 में क्या है? पृथ्वी है, जो जमीन है, स्थल रूप है। लेकिन अगर इतना सारा पानी है पृथ्वी के ऊपर, उसके बाद भी आपने बहुत सारी न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे देशों में जैसे कि अफ्रीका वगैरह में वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। मिडिल ईस्ट में जैसे कि अपने एशिया में जो अरब देश हैं वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। लेकिन अगर 3/4 पानी है तो पानी की कमी क्यों होती है? इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जो पूरा पानी है 100% जो पानी है उसका 97.3% महासागर में है, जो कि लवणीय जल है और लवणीय जल हमारे पीने के योग्य नहीं है। उसके बाद जो बर्फ छत्रक हैं, छत्रक जैसा कि आपको बताया था पिछले चैप्टर में, छत्रक जैसे कि रेत के छत्रक होते हैं ऊपर की, जिनका बेस पतला होता है और ऊपर एक छाते के टाइप में हो जाते हैं छत्रक, वो 2% है। भूमिगत जल जो जमीन के अंदर है वो 0.68%। झीलों का अलवण जल यानी कि पीने योग्य जल 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%।
वायुमंडल में 0.0019% और नदियाँ 0.0001%। तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे इस पृथ्वी पर जो पानी है उसका पीने वाला भाग बहुत कम है और जो यूज में नहीं ले सकते हैं, जो कि महासागर में वो बहुत ज़्यादा है। अभी बात कर रहे थे हम लवण और अलवण के बारे में। तो लवणता आखिर होती क्या है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है लवणता। 1000 ग्राम जल में जितना नमक मौजूद होता है वो होता है लवणता उसकी। जैसे कि महासागर की औसत लवणता होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, यानी कि 35 भाग होते हैं 1000 ग्राम में, तब वो इतना नमकीन होता है। आपने एक समुद्र के बारे में सुना होगा, मृत सागर, डेड सी बोलते हैं, जो कि इजराइल में है। तो उसकी लवणता सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इजराइल में जो डेड सी है उसमें जो तैरने वाले लोग हैं बड़ी आसानी से उसमें तैरते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो नमक की जो सघनता है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए 340 ग्राम प्रति लीटर उसकी लवणता है, जबकि औसत 35 ग्राम होती है और डेड सी में 340 ग्राम है। लवणता को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, या फिर जो भाग हैं, कितना भाग कितना है पूरे के पूरे पानी से जो परसेंटेज में बांटा हुआ है, उसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं अगर आपको समझना है। वैसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि जीवन के लिए जल बहुत अधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? तो आगे से आप सभी ध्यान रखें कि घर में या हमारे आसपास अगर कहीं भी जल की बर्बादी होती है, कहीं भी जल अनावश्यक ही फैल रहा है, तो उसे फैलने ना दें, उस नल को या फिर उस जगह को बचाएं, जल को संरक्षित करना भी सीखें, क्योंकि जल ही जीवन है। महासागरीय परिसंचरण, महासागर पर अगर बात करें जल के बारे में, तो महासागर के आप अगर बीचेज होते हैं वहाँ पर आप चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चलने पर आप नंगे पैर जब चल रहे होंगे तो वहाँ पर जो भीगा हुआ रेत होता है उस पर बड़े आसानी से चलने में बहुत ही अच्छा अनुभव भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महासागर का जल हमेशा गतिमान रहता है और उसमें ज्वार भाटा आने की वजह से महासागर के जो बीचेज हैं, सागरों के जो किनारे हैं, वो हमेशा नमी युक्त रहते हैं। तो महासागर में जो गतियाँ होती हैं, महासागर का जल हमेशा गतिमान क्यों रहता है? तो महासागर की गतियों को हम अगर क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो उसे कर सकते हैं तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराओं के रूप में। यही जो 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनका जल हमेशा गतिमान रहता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो आगे से याद रखें इस डेट को, विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। अभी बात कर लेते हैं महासागर की गतियों को जो फैक्टर हैं गतियों के, तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं आखिर क्या क्या होती हैं। जैसे कि तरंगें किस वजह से आती है? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि पवन अपने साथ पानी को भी तेज से बहाती हैं। इसीलिए जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। तो समुद्र तट पर आपने देखा होगा जो तरंगें आती हैं वो ऊपर उठती जाती हैं। कोई भी हल्की फुल्की चीज़ आप अगर समुद्र में डालेंगे, थोड़ी देर के बाद जो तरंगें हैं वो उसे बाहर ले आती हैं। तो ये सब तरंगें कैसे करती हैं, तरंगों में क्यों होता है? क्योंकि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण, याद रखें इस बात को, जब भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है या फिर जल यानी कि पानी के नीचे कोई जमीन जब खिसकती है, भूस्खलन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, महासागर का जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर से उधर होता है, यानी कि विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंची विशाल तरंगें भी उठ सकती हैं, जिन्हें बोला जाता है सुनामी। सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें। पोताश्रय मतलब जहाँ पर जहाज होते हैं जिनका आश्रय होता है, और इन्हें पोताश्रय तरंगें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सुनामी आती है, इतनी ऊंची ऊंची तरंगें होती हैं, तो जहाज़ों के ठहरने की जो पोताश्रय हैं, बंदरगाह हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। अभी तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर नापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। सुनामी के बारे में सुना होगा तो आपको, भारत में 2004 में जो सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी साइड में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो उस समय डूब गया था। यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं 2004 के सुनामी के बारे में, पढ़ लेते हैं।
26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत अधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, यानी कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक भूकंप आया था, उसी की वजह से ये सुनामी आया था। उस भूकंप में क्या हुआ था, इस भूकंप का तीव्रता थी 9.0, जिसमें क्या हुआ था, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र के तल में अचानक से गति उत्पन्न हो गई थी, जिस वजह से भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। यानी कि महासागर में जो पानी है वो लगभग 10 से 20 मीटर तक पूरा का पूरा ऊपर नीचे हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए जो जगह बनी थी वहां पर खाली जगह, उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में महासागरीय जल उसी की तरफ बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारत के जो कोस्टल एरिया थे वहां से पानी पीछे की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो पानी उधर जो जगह खाली हुई थी उसको भर रहा था। भारतीय प्लेट या बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। जब जल वापस समुद्र की तरफ लौटा तो एकदम बहुत ही स्पीड से लौटा। कितना देर से, लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब पानी वापस की तरफ आया तो जिसकी परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह से डूब गए। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। तो यहाँ से अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय क्या हुआ था। जब पानी तलों से वापस गया था तो लोगों ने देखने के लिए लोग समुद्र तल के पास आ गए थे। अगर पहले से अनुमान होता इस चीज़ का तो शायद लोग दूर चले जाते और इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना बोला जाता है ज्वार भाटा। एक दिन में 2 बार कम से कम नियम से, वो भी नियम से, याद रखें इस चीज़ को। जब समुद्र का जल, जैसा कि आपने देखा होगा, तरंगें काफ़ी आगे तक जाती हैं और जब मैक्सिमम आगे तक पहुंच जाती हैं फिर पीछे हटने लगती हैं, तो ये बोला जाता है ज्वार। जब आगे जाती हैं और जब पीछे आती हैं निम्नतम स्तर पर तो उसे बोलते हैं भाटा। ज्वार भाटा आखिर आता कैसे है, तो ये हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चित्र में आप देख लीजिए। लघु ज्वार भाटा होता है और बृहत ज्वार भाटा। बृहत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है, यानी कि आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। कब आते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को कहते हैं बृहत ज्वार। इस चित्र में देखिए आप, बृहत ज्वार में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में है यहाँ पर। तो उस समय क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होता है, इस वजह से ज़्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें बोला जाता है बृहत ज्वार। और जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, जैसे ये है, और सूर्य यहाँ पर है, तो फिर अलग अलग दिशा से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस समय होता है लघु ज्वार भाटा, यानी कि निम्न ज्वार भाटे आते हैं। जो उच्च ज्वार भाटे होते हैं वो नौ संचालन, यानी कि नौ संचालन जो होता है जहाज़ों के चलने में बहुत सहायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जल स्तर बढ़ जाता है तो समुद्र आसानी से तटों तक आ जाते हैं। और उच्च ज्वार के समय मछलियाँ भी पकड़ने का बहुत अच्छा टाइम होता है, मछलियाँ भी काफ़ी ऊपर तक आ जाती हैं। अगली जो बात है वो है महासागरीय धाराएं, जो कि समुद्र महासागरों की गति को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं आखिर हैं क्या? एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं बोली जाती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं 2 टाइप की होती हैं, गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। सामान्यतः क्या होता है, पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो होती हैं गर्म महासागरीय धाराएं। वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों की तरफ से उत्पन्न होती हैं और वो उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ प्रभावित होती हैं। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। जैसे कि आप याद रखिए, लेब्राडोर जो महासागरीय धारा है वो शीत जल धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम जल धारा है वो गर्म जल धारा है, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। यहाँ पर एक बात नोटेबल है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। मत्स्यन मीन्स मछली का क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, इसके कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं। अब इस चित्र से आप समझिए,
जैसे कि आपको बताया था लेब्राडोर धारा, यहाँ पर जो नीली जो इंडिकेशन है, नीली धाराएं वो है शीत जल धाराएं ठंडी, और जो रेड है वो है गर्म जल धाराएं। जैसे लेब्राडोर धारा यहाँ पर दिख रही है, ये है शीत जल धारा जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। गल्फ स्ट्रीम जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। ऐसे ही फॉकलैंड धारा है जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है। पेरू की धारा है, ये भी शीत धारा है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। इस तरह से सभी धाराएं आप पहचान सकते हैं इस चित्र में। गर्म और ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है वहां पर फॉग हो जाता है, जो कि नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। अभी कुछ क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वर्षण क्या है? वर्षण आप समझ गए, वर्षा यानी कि जब पृथ्वी का जल जब बाष्पित होकर के ऊपर जाता है, संघनित होकर के फिर से वर्षा हो जाती है, सब वर्षण कहलाता है। जल चक्र क्या है? यही जल चक्र है। जल आपस में यहाँ से वहां, जैसे कभी यहाँ का जल कहीं और बरसता है, कहीं और का जल यहाँ बरसता है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि भूकंप है, नीचे भूस्खलन होता है जमीन में, पृथ्वी के या पानी के नीचे भूस्खलन होना, ज्वालामुखी, ये सब होते हैं लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आपको बताए थे, तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। ज्वार भाटा क्या है तथा कैसे उत्पन्न होते हैं? ज्वार भाटा आपने पढ़ा है अभी ऊपर। ज्वार भाटा जो कि चंद्रमा या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से जब पृथ्वी के आसपास होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, ये दिन में 2 बार नियम से आते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होते हैं ये भी आपको बता दिया। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं जो कि एक निश्चित दिशा में जब महासागर का जल गतिमान होता है, शीत और गर्म 2 तरीके की धाराएं होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपने देखे। यहाँ पर इन 2 क्वेश्चंस को आप खुद बताइए, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है और जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगले चैप्टर के लिए आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।